we need to calculate that deflection. Please अपने mics को off कर दें everyone. अल्ताफ you please. तो हमने अगर slopes and deflections calculate करनी है तो for the truss and for the frames तो हमारे लिए जो method है वो unit load method है. You can see over here this is unit load method. We also call it virtual load method, principle of virtual work. मुख्तलिफ इसके नाम है, ठीक है. यूनिट लोड मेथड को वर्चुअल लोड भी कहते हैं, मतलब एक इमेजिनरी लोड है जो कि हम अप्लाई करते हैं वेयर वी नीड डिफ्लेक्शन और स्लोप. मतलब जहां पर भी हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है वहां पर हम क्या करते हैं, वो यूनिट लोड अप्लाई करते हैं एंड देन द रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर वी विल डिस्कस इंशाल्लाह इन टुडेस लेक्चर. हम आज के लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे कि ये यूनिट लोड का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, वर्चुअल वर्क है क्या. तो आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है सबको? यस सर. ओके. यस सर आ रही है. थैंक यू. अच्छा ये देखिए, मैं एक और चीज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ. एक वीडियो है जो कि इसका लिंक आपके लेक्चर स्लाइड में गिवन है, ठीक है, और मैं इसको प्ले करने लगा हूँ और इंशाल्लाह ताला हम इस पे डिस्कशन भी करते चलेंगे. और बहुत ही जो है ना वो एक आपने जो फिजिक्स में इंटर में जो पढ़े हैं टॉपिक्स वही टॉपिक्स हैं, नथिंग इज डिफरेंट हियर, ठीक है. तो लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आवर टुडेस टॉपिक प्लीज. Calculating displacements in structures using energy methods. Part 1, Work Energy Principle. Energy methods, such as the method of virtual load, have been widely used for calculating deflections in trusses, beams, and frames. In this lecture, I will provide an introduction to energy methods by discussing the work energy principle. आप ये देख आवाज आ रही है सबको? अल्ताफ आवाज आ रही है? हल्की आ रही है वीडियो की. जी सर आ रही है सर आवाज. वीडियो की आवाज भी आ रही थी आप लोगों को? सर हल्की आ रही थी. ठीक है. अब देखिए ये जो हमारी वीडियो है एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट्स हैं जो कैलकुलेशन यूजिंग एनर्जी मेथड्स हैं. आप देखें ये जो ट्रस है, लेट मी प्रोड्यूस द टूल ओवर हियर. ये जो अगर आप ट्रस है देखें, इफ यू लुक एट दिस ट्रस, तो आप देखें कि ये जो डिफ्लेक्शंस की इसने बात की है, यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन है, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है, और जो हमारा जो फ्रेम है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी ये डिस्प्लेसमेंट है. एक्चुअली वो ये आपको मतलब बताना चाह रहा है कि जो भी डायरेक्शन ऑफ लोड है उसी में आपका जो बीम है या फ्रेम है या ट्रस है वो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट. तो उसमें हमारा जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है उसके थ्रू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्चुअली ये वीडियो सारी उसी के बारे में. और हमारा जो आज का जो मेथड है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, वो एक्चुअली हमारा जो एनर्जी मेथड है. एनर्जी क्या है? एनर्जी मेथड हम रोजाना हमने फिजिक्स में पढ़ा है, हमने फिजिक्स में वर्क की डेफिनेशन पढ़ी है, हमने फिजिक्स में एनर्जी का प्रिंसिपल पढ़ा है, ठीक है. तो एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ टू अनदर फॉर्म. ऐसा ही है ना, हमने जो पढ़ा है कि एनर्जी को ना हम स्टोर कर सकते हैं ना हम बल्कि जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है. सो आज हमारा जो बेसिक जो लेक्चर है उसमें हमने यही चीज देखनी है, हाउ इट हैपेंस. और हम अपने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में ये जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है उसको कैसे यूज कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस थिंग. ओके, In the context of simple structures. In essence, the work energy principle states that work done by forces acting on an isolated system, such as a structure, equals to the change in the system's internal energy. आपको पता है कि किसी भी जो एक्सटर्नल लोड है, हम कोई भी एक्सटर्नल लोड है अगर किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल आपको या हमें कोई अगर हमारे हाथ में अगर कोई मेरा हाथ पकड़ के उस हाथ को प्रेस करे, ठीक है तो क्या होगा, वो जो एक्सटर्नल लोड है, वो जो जोर जो आ रहा है मेरे हाथ के ऊपर, व्हाट इट विल डू कि वो एक वर्क
इंड्यूस करेगा मेरे हाथ के ऊपर, वर्क हुआ ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो क्या हुआ, वर्क हुआ। वो वर्क क्या करेगा, मेरे इंटरनल हाथ की जो इंटरनल एनर्जी है उसमें वो चेंजिंग लाएगा। ठीक है, हमें पेन फील होता है क्योंकि वो एनर्जी हमारी जो होती है वो उससे ट्रांसफर हो रही होती है वर्क से। सर जी से पूरी बॉडी की होगा ना सर जी, एनर्जी पूरी बॉडी पे बिल्कुल पूरी असर बॉडी पे, डालेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, पूरी बॉडी पे होगा, लेकिन जिस जगह पे एक्ट कर रहा होगा वहां पर उसका ज्यादा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, जी सर। ओके। आप इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह हमारा टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा। इस वीडियो को देखिए। एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दिस इज द सिंपल How is डेफिनेशन। this relevant to structural और analysis? हमारे स्ट्रक्चर एनालिसिस से इसकी क्या मतलब कनेक्टिविटी है? यू कैन सी द कार्टून हैविंग द क्वेश्चन मार्क। Defining work. वर्क क्या है? Physics. We know that हम सब ने पढ़ा था फिजिक्स में, इंटरमीडिएट में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं मैकेनिक्स में। व्हाट इज वर्क? work equals force times distance. क्या है वर्क? Specifically, if a force F causes an object to move a distance किसी चीज पर सर फोर्स लगाना, क्या है एक वर्क? जगह से दूसरी जगह, जी प्लेसमेंट और फोर्स। बिल्कुल, फोर्स इनटू डिस्टेंस हमारा क्या है, ये वर्क है। ओके, व्हाट इज वर्क? फोर्स इनटू डिस्टेंस। then work done by F is F times D. The above definition assumes that the object is free to move. When it comes to stable structures where rigid body movement is not permitted, the system is not free to move. Therefore, the above definition needs to be altered a bit. Let's see how much work takes place when a vertical force is applied to a beam. अच्छा, प्रीवियसली हमने जो फिगर देखी, मैं इस वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। आप देखिए कि ये बॉडी जो थी ये फ्री टू मूव Work थी। done by F ठीक है, is अगर आप F. देखें इसको कि ये जो Let's बॉडी start है, by defining work. ये हमारी जो बॉडी है ये फ्री टू मूव है। That ओके, work equals अगर force यही वर्क times हमारा distance. जो रिजिड बॉडीज है हमारी, जिस तरह हमारे स्ट्रक्चर्स हैं Force F वो तो रिजिड है, causes an object to वो move a क्या distance उसपे D अगर हम from वर्क की डेफिनेशन क्या ये लगाएंगे, फोर्स इनटू Work done डिस्प्लेसमेंट, by F तो वो is तो वर्क नहीं F होगा। times D. ठीक है, अगर हमारा यही, अगर हमारे वर्क की जो डेफिनेशन है अगर फोर्स इनटू डिस्टेंस है, तो हमारी जो ये बॉडी फ्री टू मूव थी, इसने फ्रीली मूव किया। इसने फ्रीली मूव किया कहां से? इसने फ्रीली मूव किया फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इट मूव फ्रीली। ठीक है, यहां तक, यहां से ये यहां तक आ गई। लेकिन हमारी जो रिजिड बॉडीज हैं वो तो मूव नहीं कर सकती इस तरह फ्रीली। ठीक है, दोज विल प्रोवाइड रेजिस्टेंस। तो वर्क की जो ये डेफिनेशन है सिंपल फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये वहां पर इम्प्लीकेट अप्लाई नहीं होगी। हमने इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा डेफिनेशन को। एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू रीच एट सम पॉइंट, इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड सून। आप लोगों को जल्दी समझ आ जाएगा कि हम किस पॉइंट पे पहुंचना चाह रहे हैं। ओके, बिस्मिल्लाह। अगेन लेट मी स्टार्ट द Takes वीडियो। place when a vertical force is applied to a beam. Suppose we have a simply supported beam to be subjected to a concentrated load at the midspan, like this. But let's apply the load incrementally. At each increment, we are going to add a small amount of load to the beam. I'm going to denote this small load increment by symbol F. Say at time t0 there is no load on the beam. At time t1, we are going to place the load F on the beam. Consequently, the beam is going to displace a small amount, which I refer to as delta. आपने देखा यहाँ पे आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है अल्ताफ एंड अदर्स? यस सर। क्या आ रही सर? जी, आप ये देखिए इस जो बीम है हमारा इसमें क्या हो रहा है, ये बीम हमारा जो है इसके ऊपर हमारा ये लोड एक्ट कर रहा है, और इस लोड जो फोर्स है हमारी, इस फोर्स की वजह से बीम ने डिस्प्लेस किया है स्मॉल अमाउंट, जिसको हम डेल्टा कह रहे हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। ये एक एग्जैजरेटेड फिगर है यार, आप ये देखें कि जरूरी नहीं कि ये इतना जो आपको ये जो दिखा रहा है ये एग्जैजरेटेड फिगर है, इतना नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट्स बहुत कम होती हैं, डिफ्लेक्शन बहुत कम होती है, नेकेड आई से कभी कभी हम ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसको इतना एग्जैजरेट किया है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल लोड क्या होगा? F इनटू दिस डेल्टा। ठीक है, हमारे स्ट्रक्चर में। लेट्स सी अहेड। Obviously, what you see here in this diagram is an exaggerated displaced shape of the beam done for illustration purposes. In reality, since load F is very small, delta is negligible. Nevertheless, at time t1, a small amount of work has been done by F as the force goes through displacement delta.
The work done here is F delta. Let us tabulate the results so far. At time t0, the applied load is 0 and so is the टाइम work t done. 0 था, लोड 0 था, डिस्प्लेसमेंट 0 थी, तो वर्क भी 0 The था. applied load is टाइम F. t1 पे हमने इसको Displacement f delta. डेल्टा और f डेल्टा हो गया हमारा. F delta. वर्क हमारा कितना हो गया? f So now डेल्टा हो let's गया. place the next load increment on the beam. Here it is. At time t2, a second F is added to the beam, causing an additional delta displacement. How much work do you believe has been done at this step? I am not looking for the total work at the end of the second step. Rather, I want to know the work increment done at t2. To figure out the answer, we need to ask the following questions. How much displacement takes place in this step? And how much force travels through that displacement? The displacement increment at this step is delta, right? That is, for every F, the beam displaces by delta. And since the load increment here is F, so is the displacement increment. But how much force goes through this displacement at T2? Examine the diagram. How many Fs do you see? 2. That is, 2 Fs travel through delta. ये क्या है? ये फोर्स हमारी 2f है, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी हुई? डेल्टा हुई. डेल्टा डिस्प्लेसमेंट हुई, यहाँ पे फोर्स 2 है. At T2, total load is 2F. डेल्टा. Total displacement is 2 delta, and the incremental work done is 2F delta. Now, we are here at the third step. We need to add another F to the beam. This causes the beam to अगर हम और एक और फोर्स उसमें ऐड करेंगे, लोड इंक्रीमेंट करेंगे, तो मजीद एक हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी डेल्टा, जो कि हमारा वर्क डन क्या होगा? 3f डेल्टा होगा वर्क डन हमारा. वी आर ट्राइंग टू सम एट सम लेवल. हम किसी पॉइंट पे पहुंचना चाह रहे हैं. इस वीडियो के इंशाल्लाह एंड तक हम पहुंच जाएंगे. तो मेंशन करता है सर. जी 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 अल्ताफ पूछे. Who was asking question? Please repeat your question. Anyone? जितनी फोर्स जो है वो ज्यादा होगी, एफ जितने ज्यादा होगी तो इतनी सदी जो डेल्टा की वैल्यू है वो भी ज्यादा बिल्कुल होगी. वो ज्यादा होगी. क्यों? क्योंकि हमारा जो मटेरियल है वो लीनियर इलास्टिक मटेरियल है. ये क्यों हो रहा है? ऐसा जरूरी नहीं है कि हो. हमारा जितनी हमारी फोर्स बढ़ रही है उतनी हमारी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है. इट मींस कि हमारी जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन है या लोड और डिस्प्लेसमेंट जो है हमारी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है ड्यू टू हुक्स लॉ. हमने कहा है कि हमारा मटेरियल लीनियर इलास्टिक मटेरियल है. इट विल फॉलो द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द लोड एंड डिस्प्लेसमेंट. जितना लोड बढ़ेगा उतनी डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी. ये चीज अभी हम इसका कर्व ड्रॉ करेंगे आगे चल के. Hopefully, you can see the emerging pattern. At time T4, total load on the beam is 4F, total displacement is 4 delta, and the incremental work done is 4F delta. We continue incrementing the load until the entire intended load is applied to the beam. Say that happens at time step n. So at Tn, total load is n. आप देखिए इसने एक जनरल इक्वेशन बना दी है. जनरल इक्वेशन Tn n f n डेल्टा n f डेल्टा. उसने एक जनरल इक्वेशन, एक ट्रेंड उसको पता चल गया, उसने एक जनरल इक्वेशन बना दी है. n आप जो भी प्लेस करेंगे तो आपके पास वैल्यू 2 प्लेस करेंगे तो 2f डेल्टा आएगी, 3 प्लेस करेंगे तो 3f डेल्टा आएगी. That is follows Total now. displacement is n delta, and the work increment is nf delta. What is the total work done by the applied load? The sum of the work increments. Although we can determine the external work by calculating the sum, there's an easier way to do this. टोटल वर्क डन कितना हुआ हमारे इस बीम पे? हम क्या करेंगे कि ये सारे के सारे जो हमारे वर्क्स हैं इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो हमें टोटल वर्क डन पता चल जाएगा. इन अदर वर्ड्स, हम टोटल वर्क को क्या करेंगे? जब हम टोटल वर्क को ऐड करेंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट, हमारी जो मैक्सिमम हमारी डिस्प्लेसमेंट है, फॉर एग्जांपल ये 4f डेल्टा तक जितनी भी डिस्प्लेसमेंट आई है हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला. अभी हम इसको इक्वेशन को डिस्कस करेंगे ट्रस के लिए. Let's graph our tabulated data. अगर हम इस ग्राफ बनाए इस डेटा का, तो f डेल्टा ये देखेंगे प्लॉट कर रहा है इसी डेटा को, इस टेबल को. यहाँ पे इसका कर्व बना रहा है. लोड और डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आई है. The relationship between load
displacement is linear. This is so because we're dealing with linear elastic material. Work done by the total load simply is the area under the line graph. देखें ये वर्क डन क्या होता है, आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, ये लोड डिस्प्लेसमेंट जो आपका कर्व है, उसकी जो बिलो जो सारा जो एरिया होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा वर्क होता है. The area of the triangle with height NF and base N delta. Since NF is the total applied load, इसका वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस जो एरिया है हमारा अंडर द कर्व, इसका ये जो एरिया है ये वर्क है, तो क्या होगा हाफ इंटू बेस और इंटू एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड NF है और बेस हमारा N डेल्टा है. P and N delta is the total displacement onto the टोटल line डिस्प्लेसमेंट हमारी डेल्टा है और टोटल लोड हमारा P है. as big delta. Then external work equals to 1/2 P delta. तो हमारा एक्सटर्नल वर्क कितना हुआ, हाफ Before we proceed इंटू further, P इंटू let's डेल्टा. visualize external work in a few problems. Here, the work done by P is 1/2 P delta. यहाँ पे वर्क क्या होगा, 1/2 P1 डेल्टा 1 P2 डेल्टा The 2. work done by the applied loads is 1/2 P1 delta 1 plus P2 delta 2. Similarly, here we can write work as 1/2 P delta. हमारी ये भी क्या होगा, 1/2 1/2 P P delta. डेल्टा. For this beam, work can be written in terms of the product of the applied moment अगर हमारी by the डिस्प्लेसमेंट rotation of the रोटेशन beam हो at the moment. तो वर्क क्या होगा, So 1/2 M external थीटा. work here equals 1/2 M times theta. And here, total work is 1/2 M times theta 1 M plus टाइम्स थीटा 2. M times theta 2. Now let's turn our attention to internal energy. सर ये एम मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. जी, मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंट की वजह से जो हमारी रोटेशन कॉज हुई है उसको दिखा रहा है. ठीक है. Calculated. Energy is stored work. Where is the work generated by the load stored? In the member. When we apply the load to the beam, when the beam bends, we are producing work and storing it in the beam as in. आप ये देखें यहाँ पर ये इसने बड़ी ही बेहतरीन हमें जो है ना चीज समझाई है. वो चीज क्या है हमारी कि आप मतलब मैं इसको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ. If I take it back over here, अगर हम इसको The load stored in producing work अगर आप and यहाँ पे storing it in देखें the beam as कि हमारा ये internal जो energy when वर्क the beam है, bends. वर्क इज प्रोड्यूस्ड बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द लोड. लोड ने क्या किया, वर्क को प्रोड्यूस किया We are और producing उस work वर्क ने and क्या storing it किया in the beam as कि उसने internal energy. एनर्जी स्टोर कर दी. जब हम लोड रिमूव करेंगे तो जो एनर्जी स्टोर्ड है वो फिर वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी. दैट प्रिंसिपल कंटिन्यूज कि वर्क एनर्जी प्रोड्यूस करता है, स्टोर करता है, और जब वो एक्सटर्नल लोड हम हटाते हैं, जो स्टोर्ड एनर्जी वो फिर हमारी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है. दिस इज द फिनोमेना व्हिच इज कंटिन्यूअस. Forcing the member to unbend. When a load is applied to a structure, its parts or elements are deformed. Consequent done by the execution. ये जो बीम्स की जो बात है, इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में बीम्स का इसका करेंगे. तो जो आज का जो हमारा एक्चुअली जो टॉपिक है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने इसको जो हमारी ये जो आज का जो टॉपिक है वो हमारे रिलेटेड है किससे, ट्रस से.
तो हम क्या करेंगे कि हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हमारी जो ट्रस की डिस्प्लेसमेंट्स है। अब ट्रस की डिस्प्लेसमेंट देखें, अब आप देखें हमारी जो एक्सटर्नल लोडिंग है वो एक्चुअली क्या हो रहा है। देखें ये जो ट्रस है, आप देख रहे हैं इस ट्रस को, लेट मी ड्रॉ द टूल्स। आवाज आ रही है सबको? कोई पहले मुझे ये बताए, आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, थैंक यू। यस सर। अगर आप देखें क्या हो रहा है कि ये हमारा एक ट्रस है, ओके, ये हमारा एक ट्रस है। दो हमने ट्रस की फिगर्स बनाई है। क्या किया है हमने कि हमारा ये जो ट्रस है इसके ऊपर P1 और P2 दो लोड एक्ट कर रहे हैं, ओके। और इसके जो पॉइंट है, ये जो B पॉइंट है, हमने क्या कहना है, हमारा जो टारगेट है, हमारा जो पर्पस है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये B जो है पॉइंट, ये वर्टिकली कितना डिस्प्लेस होगा। ये देखिए यहाँ पे हमने इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात की है, ओके। मैं इसको स्पॉट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने बात जो की है इसकी, वो किसकी की है, इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बी पॉइंट की कितनी होगी, P2 और P1 लोड की वजह से, ठीक है। ये हमने एक्चुअली फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है कि हमारा ये जो पॉइंट बी है ये वर्टिकली डिस्प्लेस कितना होगा, ये कैसे मालूम करना है। हम क्या करेंगे कि सारे रियल लोड्स को हटाकर हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल, एक इमेजिनरी लोड जो है 1 न्यूटन, 1 किलो न्यूटन, जो भी आपके पास यूनिट है लोड का, आप क्या करेंगे कि वो 1 यहाँ पे इस पॉइंट बी के ऊपर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ओके। और जिस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे उस डायरेक्शन में आपको डिफ्लेक्शन मिलेगी। अगर आप वर्टिकल डाउनवर्ड अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो वर्टिकली डाउनवर्ड इस जॉइंट की आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास आएगी। प्लीज कोई ये ना करे, प्लीज। व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? ये क्या हो रहा है? डोंट डू दिस। तो जो हमारी जो फॉर्मुलेशन है, हमारी जो इक्वेशन की, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पे ले जाके आपको जो है ना प्रॉब्लम करवा सकता था, लेकिन व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ओके। हमने इसका कॉन्सेप्ट हमने अंडरस्टैंड करना है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखें कि ये जो यूनिट लोड है इसकी वजह से इंटरनल फोर्सेस यहाँ क्रिएट होंगी हर मेंबर पे, और जो इंटरनल फोर्सेस जो ट्रस में P1 और P2 की वजह से भी होंगी। जो मेथड ऑफ जॉइंट से हम इंटरनल फोर्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं, मेंबर फोर्स, इसकी फोर्स, इस मेंबर की फोर्स, इस मेंबर की फोर्स, इस मेंबर की फोर्स, हम सारी फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। मेंबर फोर्सेस को रियल लोड की वजह से और वर्चुअल लोड की वजह से सारी की सारी मेंबर फोर्सेस को हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये जो वर्चुअल लोड है हमने जो अप्लाई किया है, इसका मकसद क्या है? हमने डिस्प्लेसमेंट यार, हमने डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करनी है बी पॉइंट की, और हम एक यूनिट लोड अप्लाई कर रहे हैं स्ट्रेस के ऊपर। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि देखें जो एक्सटर्नल वर्क होगा, एक्सटर्नल जो वर्क होगा जो यूनिट लोड की वजह से, वो क्या होगा, 1 इंटू डेल्टा, ठीक है। और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगी हमारी, आपको पता है, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा है अल्ताफ? आप लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 1 पढ़ा है पहले? अल्ताफ, अल्ताफ, आर यू देयर? एनीवन एल्स? नोमान, अल्ताफ? नहीं पढ़ा सर जी, नहीं पढ़ा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा सर जी। आपने सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं पढ़ा? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स या वो जो फॉर्म स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, क्या नहीं बात सर जी, नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा? पढ़ा, अच्छा, शायद वो अगले सेमेस्टर में होगा। बहरहाल उसमें क्या है, आपका स्ट्रेस जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का ये फार्मूला है हमारा, ठीक है। ये हमारी, ये स्ट्रेस है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये स्ट्रेन है, ठीक है। उसके थ्रू ये इक्वेशन हमारे पास, कौन सी इक्वेशन है हमारी? ये वाली जो इक्वेशन है, ये n इंटू L अपॉन ए, हमारी जो इक्वेशन है ये हमारी वहां से ड्राइव होती है। बहरहाल ये डेरिवेशन हम इंशाल्लाह करेंगे बाद में। फिलहाल जो हमारा पर्पस है वो ये है कि ये जो फॉर्मूला है आपका, ये देखिए 1 टाइम्स डेल्टा इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इंटू L अपॉन ए। मतलब ये जो 1 टाइम डेल्टा, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है। ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो कि यूनिट लोड की वजह से, टोटल वर्क की वजह से आएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट है। ये n इंटू L अपॉन ए, ये जो पूरी इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये पूरी इक्वेशन जो आप देख रहे हैं, ये आपकी ये फॉर्मूला है हर मेंबर की डिस्प्लेसमेंट का, हर मेंबर की डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला है।
टोटल डिस्प्लेसमेंट का ये है कि यूनिट लोड की वजह से होगी। हर मेंबर इस कंपोनेंट इस इक्वेशन की वजह से हर मेंबर की डिस्प्लेसमेंट, और हम सारे मेंबर्स की डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और किस पॉइंट पे आएगी, जहां पे हमारा यूनिट लोड एक्ट कर रहा होगा, हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये फिगर अभी हमने डिस्कस की, ये फिगर अभी हमने अगर डिस्कस की है कि इसकी वजह से ये जो हमारा जो यूनिट लोड है वो बी पॉइंट पे हमारा एक्ट कर रहा है, हमें बी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। बी पॉइंट कितना डिस्प्लेस होगा वर्टिकली, उस पर डिफ्लेक्शन कितनी आएगी, ये कैसे मालूम होगा? अगर देखें ना, ये पॉइंट अगर डिस्प्लेस होगा तो सारे के सारे मेंबर डिस्प्लेस होंगे। ये देख रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे मेंबर आपके डिस्प्लेस, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिस्प्लेस होगा। ये पॉइंट अगर डाउनवर्ड डिस्प्लेस होगा, डिफ्लेक्ट होगा, तो आपका हर मेंबर अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होगा। यहाँ पे ये देख रहे हैं पूरे का पूरा आपका जो फ्रेम है उसके जॉइंट्स अपनी जगह से देख रहे हैं डिस्प्लेस हुए हैं, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर डिस्प्लेस होगा। इट मींस कि हर मेंबर डिस्प्लेस होगा। इसका क्या मतलब है कि सारे मेंबर्स की डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट को देखने के लिए कि ये पॉइंट कितना डिस्प्लेस होगा। तो हमने क्या करना होगा, हम सारे मेंबर्स की डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो ये हर मेंबर की डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने की ये इक्वेशन है, n इंटू एन एल अपॉन ए। अच्छा फिर क्या होगा कि आपके पास सारे मेंबर्स की डिस्प्लेसमेंट जब आ जाएगी तो आप क्या करेंगे, उसको सारी डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करेंगे बी पॉइंट पे कि कितनी डिस्प्लेसमेंट आएगी। वो समेशन की साइन इस वजह से हमने यहाँ पे लगाई है कि हम हर मेंबर की डिस्प्लेसमेंट को ऐड करेंगे जिस भी पॉइंट पे हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब ये किस तरह ऐड करेंगे, हमें जो भी पॉइंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो हमें बी पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए थी तो हमने यहाँ पे यूनिट लोड लगा दिया। अगर हमें इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए होती तो हम क्या करते, यहाँ पे यूनिट लोड लगाते। ठीक है, और फिर हम क्या करते कि मेंबर फोर्सेस कैलकुलेट करते सारे ट्रस की इस वन की वजह से, और फिर अभी हम एग्जांपल करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, आवाज आ रही है सबको? अल्ताफ, नोमान, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। जी जी, आवाज आ रही है सबको? यस सर, हम यस सर, यस सर। अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर हमें इस बी पॉइंट की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन चाहिए तो हमें हर मेंबर की डिस्प्लेसमेंट चाहिए, हर मेंबर अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होगा, उन सारी डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करेंगे और उन सबको ऐड करेंगे इस पॉइंट पे। उस मेथड किस तरीके से करेंगे, हमारे पास मेथड कौन सा है, उसके लिए हमारे पास यूनिट लोड है। जहां जिस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक यूनिट लोड अप्लाई करेंगे जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन चाहिए। अगर वर्टिकली डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन चाहिए तो डाउनवर्ड लोड लगाएंगे, अपवर्ड डिफ्लेक्शन चाहिए तो अपवर्ड लोड लगाएंगे। अगर लेटरल फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल या लेटरल डिफ्लेक्शन चाहिए तो आप यूनिट लोड यहां लगाएंगे। जिस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन चाहिए आप उस पॉइंट पे उस डायरेक्शन में यूनिट लोड अप्लाई करेंगे, और उस यूनिट लोड की वजह से मेंबर फोर्सेस, इस मेंबर की फोर्स, इस मेंबर, हर मेंबर की फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, रियल लोड की वजह से मेंबर फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे, और आप हर मेंबर की डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जिसका फार्मूला आपके पास मौजूद है n इंटू एन। ये जो स्मॉल n है ये मेंबर फोर्स ड्यू टू यूनिट लोड है, कैपिटल N जो है मेंबर फोर्स ड्यू टू रियल लोड है। ठीक है, लेंथ और एरिया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये तो सेम होंगे सारे। ये बात सिर्फ आपने जहन में रखनी है कि ये जो स्मॉल n है ये क्या है, मेंबर फोर्स ड्यू टू यूनिट लोड। क्यों, आप क्या करेंगे, यूनिट लोड की वजह से सारे मेंबर फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे, और मेंबर जो कैपिटल N है वो मेंबर फोर्स ड्यू टू रियल लोड, ये रियल लोड की फोर्सेस होंगी, ये वर्चुअल लोड की फोर्सेस होंगी। आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ से, उस मेंबर का एरिया, उस मेंबर की लेंथ और उस मेंबर की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से उसको उसमें पुट अप करेंगे, और आपके पास हर मेंबर की डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, और उन सारी डिस्प्लेसमेंट्स को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और आपके पास उस पॉइंट पे जो आपकी जो टोटल डिफ्लेक्शन है डेल्टा वो आपके पास आ जाएगी। ये बात आपको समझ आ रही है, सबको समझ आ गई? प्लीज रेस्पॉन्ड। सर एक दफा दोबारा रिपीट कर दे। यस सर। देखिए हमने फॉर एग्जांपल अगर बी पॉइंट की वर्टिकल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करनी है ना, ठीक है,
आप यहाँ पे इसकी डिफॉर्म शेप देखें तो उस बी पॉइंट को या बी जॉइंट को वर्टिकली डाउनवर्ड आने के लिए सारे मेंबर डिस्प्लेस हो रहे हैं। ये देखिए, ये भी अपनी पॉइंट से हट रहा है, ये अपनी पॉइंट से हट रहा है, ये अपनी पॉइंट से हट रहा है। इट मींस कि हर मेंबर आपका डिस्प्लेस हो रहा है। तो आपने हर मेंबर की डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है या डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आपको वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप डिफ्लेक्शन, अगर बी पॉइंट पे आपने टोटल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करनी है तो आप यूनिट लोड अप्लाई करेंगे। इस यूनिट लोड की वजह से मेंबर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। इस मेंबर में कितनी फोर्सिंग मेथड ऑफ जॉइंट से मेंबर फोर्स कैलकुलेट करेंगे इस यूनिट लोड की वजह से। ठीक है, और रियल लोड की वजह से मेंबर फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे मेथड ऑफ जॉइंट से। दोनों मेथड ऑफ जॉइंट से 2 मरतबा इस फिगर को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे कि आप इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे और उस हर मेंबर का लेंथ, हर मेंबर का एरिया, हर मेंबर की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसको पुटअप करेंगे और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करके सारों को क्या करेंगे, एड अप करेंगे। ये अभी हम इंशाल्लाह एक एग्जांपल करेंगे, डोंट वरी, आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अभी हम एग्जांपल करते हैं, लेकिन उससे पहले ये साइन कन्वेंशन डिस्कस करेंगे। मैं अभी मीटिंग एंड करने लगा हूं, क्यों? क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो रहा है। मैं फिर से सेशन स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप लोग आ जाए वहां पे सेशन में, फिर से साइन इन हो जाए। ठीक है, थैंक यू। देखिए हमने क्या करना है, इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर को समझें। पहला आपने क्या करना है कि यूनिट लोड अप्लाई करना है ट्रस के ऊपर। जिस जॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन चाहिए, आपने क्या करना है, जिस डायरेक्शन में चाहिए डिस्प्लेसमेंट, उस डायरेक्शन में आपने यूनिट लोड को पुटअप करना है, प्लेस करना है। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन चाहिए तो हॉरिजॉन्टल लोड आएगा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन चाहिए तो आपका वर्टिकल लोड आएगा। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इस तरह प्लेस होगा, वर्टिकल आपका डाउनवर्ड इस तरह प्लेस होगा। ठीक है, आप जब यूनिट लोड को प्लेस कर देंगे तो आप सारे के सारे जो रियल लोड्स हैं उनको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। और मेथड ऑफ जॉइंट से या मेथड ऑफ सेक्शन से, आपको मेथड ऑफ जॉइंट्स आता है, आप मेथड ऑफ जॉइंट से क्या करेंगे, इंटरनल जो स्मॉल एंड जो फोर्स है हर ट्रस के मेंबर की फाइंड आउट करेंगे, जिसमें आप क्या अज्यूम करेंगे कि टेंसाइल फोर्सेस आर पॉजिटिव और कंप्रेसिव फोर्सेस आर नेगेटिव। ये आपने साइन कन्वेंशन फॉलो करनी है। जहां पर टेंसाइल फोर्स आएगी वो प्लस, जहां पर कंप्रेसिव फोर्स आएगी वो माइनस। फिर क्या करेंगे, आप रियल फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे। मेथड ऑफ जॉइंट या मेथड ऑफ सेक्शन यूज करेंगे, हम तो मेथड ऑफ जॉइंट्स यूज करेंगे। और आप क्या करेंगे कि फोर्सेस जो है वो रियल लोड्स की वजह से कैलकुलेट करेंगे। उसमें भी जो टेंसाइल फोर्सेस होंगी वो पॉजिटिव होंगी और कंप्रेसिव फोर्सेस जो होंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। ये चीज आपने सबने जहन में रखनी है कि जो टेंसाइल फोर्स होगी वो पॉजिटिव होगी, जो कंप्रेसिव फोर्स होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, यस सर, समझ आ गई सबको? यस सर। पहले वर्चुअल फोर्स की रियल मेंबर फोर्सेस, फिर रियल फोर्सेस की वजह से, लोड की वजह से जो मेंबर फोर्सेस होंगी, दोनों कैलकुलेट करेंगे। फिर क्या होगा, आप क्या करेंगे कि आप की जो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन, जो हमारी ये n इंटू एन इंटू एल अपॉन ए, एन क्या है, स्मॉल एन, ये हमारी है किसकी वजह से, जो वर्चुअल फोर्सेस की वजह से मेंबर फोर्सेस हैं। और ये जो हमारा कैपिटल, हमारा जो एन है, ये जो कैपिटल एन है हमारा, ये जो कैपिटल एन है हमारा, ये हमारा कौन सा है, रियल फोर्सेस की वजह से जो मेंबर फोर्सेस है। ठीक है, अगर ये रिजल्टेंट हम सबको जब ऐड करेंगे तो पॉजिटिव आया, इट मींस कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन इन द एज द यूनिट लोड है। फॉर एग्जांपल, ये आपने यूनिट लोड इस तरह प्लेस किया, ठीक है, अगर आपका रिजल्ट ये पॉजिटिव आया, इट मींस कि डिस्प्लेसमेंट जो हुई है वो इसी डायरेक्शन में इस तरह से हुई है, डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हुई है। अगर रिजल्ट आपका नेगेटिव आया है, इट मींस कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी अपोजिट हुई है इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट लोड। यूनिट लोड के अपोजिट आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई है। ये बात सबको समझ आ गई कि अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी तो मींस कि डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में यूनिट लोड है। अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इट मींस कि डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है, लोड डाउनवर्ड जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारी कहाँ है, अपवर्ड हुई है, लोड के डायरेक्शन की अपोजिट में। ये बात सबको समझ आ गई है? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है, बाकी ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, हम इनको भी एक एग्जांपल करने के बाद डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला।
सो लेट्स डू एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल करते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए इंशाल्लाह ताला। इस एग्जांपल के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये एक ट्रस है, डिटरमाइन, क्या करना है आपने, डिटरमाइन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सी ऑफ द स्टील ट्रस एज शोन इन फिगर 9.8a। आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट सी है इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस पॉइंट सी की डिस्प्लेसमेंट को आपको गिवन क्या है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच मेंबर ए इज 0.5 इंच स्क्वायर। हर मेंबर का जो एरिया है वो कितना है, 0.5 इंच स्क्वायर। जी 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 पूछे जी सर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ना सर, जी। फोर्स का सर जी क्रॉस सेक्शन एरिया ए। फोर्स का नहीं है भाई, ये जो ट्रस मेंबर है ना इनका एरिया बता रहा है। मेंबर ट्रस के ये जो मेंबर है इनका एरिया जो है वो आपका कितना है, 0.5 इंच स्क्वायर है। फोर्स का एरिया कैसे होगा यार, मेंबर का होता है, हर किसी न किसी एलिमेंट का, स्ट्रक्चरल एलिमेंट का एरिया होता है ना। ठीक है, आपका ये जो ट्रस मेंबर है उस हर मेंबर का, सीई का, सी डी का, सी और आपका बी सी का ठीक है, बी एफ का, ए एफ का, एफ ई का, सबका एरिया कितना है आपका, 0.5 इंच स्क्वायर। क्योंकि ये आपको फार्मूला में रिक्वायर्ड है। आपका फार्मूला आपको याद है, अभी हमने डिस्कस किया, क्या फार्मूला है, एन इंटू एल अपॉन ए ई। आपको ए चाहिए, एरिया चाहिए सबके लिए। ठीक है, तो एरिया यहाँ पर आपको गिवन है, वो कितना है आपका, 0.5 इंच स्क्वायर। और आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है, 29 एक्सपोनेंट 3 KSI। ठीक है, और आपको ये जो ट्रस की डायमेंशंस आपको गिवन है, ये एंगल आपका 45 डिग्रीज का है। अब आपने क्या करना है, पहला स्टेप, आपने सारे के सारे लोड्स को रिमूव करके उसके ऊपर ये वर्चुअल लोड 1 किप आपने यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई कर देना है। क्या करना है, इन सारे लोड्स को 4 किप को हटा के आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो वर्चुअल लोड है, अगर आप देखें ये वाला जो वर्चुअल लोड है, आपने यहाँ पे ये इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, आपने क्यों यहाँ पे अप्लाई किया, क्योंकि हमें ज्वाइंट सी की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इस ज्वाइंट की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चाहिए कि ये कितनी आ रही है, ये डिस्प्लेस कितना होगा यहाँ वर्टिकली। ठीक है, इसी वजह से हमने क्या किया, इसके ऊपर एक वर्चुअल लोड 1 किप का अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। ओके, ये बात सबको समझ आ गई, पहला स्टेप। ओके, बात समझ आ गई है सबको। सर ये वर्चुअल लोड गिवन है? नहीं बेटा, वर्चुअल लोड गिवन नहीं है, आपको अभी तो बताया प्रोसेस सारा कि पहले आप क्या करेंगे कि आप सारे लोड्स को रिमूव करके वर्चुअल लोड अप्लाई करेंगे। ये प्रोसीजर है, ये मेथड है, इसी को हम यूनिट लोड मेथड कहते हैं। सर जिस तरह उसने डायग्राम में किया था, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, वो चीज। बिल्कुल, वो तो डायग्राम में उससे हमने समझाया था कि आप जितना लोड अप्लाई करेंगे उसके वो जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आएगी वो उतनी आएगी। अब हमने क्या करना है एक्चुअली कि एक सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम है, वो तो एक बीम था ना, ये तो सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर है, ये पूरा एक सिस्टम है, हमारे पास ट्रस है। ठीक है, हम इस पूरे सिस्टम की डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, एक किसी एलिमेंट की नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये जब डिस्प्लेस होगा, ये जॉइंट अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा, तो पूरे का पूरा ट्रस के जॉइंट जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होंगे, जिस तरह आपको यहाँ पे दिखाया था। ये बात समझ आ रही है आपको, यहाँ आपको दिखाया था कि ये डिस्प्लेस हो रहा है, ये जॉइंट तो देखिए हर मेंबर अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है, तो इट मींस कि हर मेंबर में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो आपने क्या करना है, हर मेंबर की डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है, और हर मेंबर की डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, n इंटू एल। एन स्मॉल n क्या है, वर्चुअल लोड का मेंबर फोर्स, कैपिटल N क्या है, रियल लोड की मेंबर फोर्स, और लेंथ ऑफ द मेंबर, और एरिया ऑफ द मेंबर, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये सारे के सारे आपको रिक्वायर्ड है हर मेंबर के लिए उसकी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यूनिट लोड की वजह से हम क्या करेंगे कि हर मेंबर यूनिट लोड की वजह से हर मेंबर की जो फोर्स होगी उसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 किप आपने जब यहाँ पर अप्लाई किया तो उसके रिएक्शन कैलकुलेट किए आपने, ये आप लोगों ने करने हैं मेथड ऑफ जॉइंट से, यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट मिला हुआ है। लेकिन आपको चूंकि मेथड ऑफ जॉइंट आता है
तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे भाई, ये ऐसे नहीं आएगा। ओके, ये बात सबको समझ आ रही है? यस सर। ये बात सबको समझ आ रही है कि ये जब वन आपने यहाँ अप्लाई किया तो मेथड ऑफ जॉइंट से ये सारी की सारी फोर्सेस आपके पास आ गई। ओके, ये आपकी माइनस में क्यों है? क्योंकि ये कंप्रेशन है। जो पॉजिटिव है वो कौन सी है? टेंशन है। ये हमने अभी साइन कन्वेंशन डिस्कस किया था। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है सबको? बी वाला लोड क्यों हटा दिया? सर ये वन कहाँ से आता है? भाईजान मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शुरू से आप लोग पता नहीं प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये यूनिट लोड मेथड है। इसका प्रोसीजर पहला ये है कि आपने ये जो रियल लोड है ये हटा देने हैं। जिस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन चाहिए, यहाँ हमें सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन चाहिए, सी पॉइंट पे आपने लोड यहाँ पे अप्लाई कर देना है 1 किप। ठीक है, उस 1 किप अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है कि मेंबर फोर्सेस कैलकुलेट करनी है। ये मेंबर फोर्सेस आपने कैलकुलेट कर ली। फिर रियल लोड की मेंबर फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। लेकिन पहला स्टेप है, आपने 1 किप आपने अप्लाई किया, जहां आपको डिफ्लेक्शन चाहिए वहां आप क्या करेंगे? यूनिट लोड को अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये यूनिट लोड का मेथड है। ये यूनिट लोड मेथड का तरीकेकार ही यही है। ठीक है, यस सर, आ गई। समझ आ गई? यस सर। अच्छा, तो यूनिट लोड अप्लाई करने के बाद आपने जिस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन चाहिए, यूनिट लोड वहां पर अप्लाई हुआ। उस यूनिट लोड की वजह से जो मेंबर फोर्सेस आपने कैलकुलेट की वो ये फोर्सेस है। ये आपने कैलकुलेट करनी है मेथड ऑफ जॉइंट से। ये बाद में आप लोगों ने बैठ के प्रैक्टिस करना है इसको। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा कि आपने रियल जो फोर्सेस है 4 किप की वजह से आपने मेंबर फोर्सेस को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है? वो भी मेथड ऑफ जॉइंट से कैलकुलेट करना है। ये आपकी फोर्सेस यहाँ पर आ गई। ये माइनस रिप्रेजेंट कंप्रेसिव और जो प्लस है, जो पॉजिटिव फोर्सेस है वो टेंसाइल फोर्सेस है। और यहाँ पर भी आप साइन कन्वेंशन में बाकायदा ये चीजें रखेंगे कि जो कंप्रेसिव होंगी उनको माइनस में रखेंगे, जो टेंसाइल होंगी उनको प्लस में रखेंगे। देखिए यहाँ पर ये है। अब देखें आपने क्या करना है, यहाँ पर ये टेबल बना दिया। टेबल क्यों बनाया? वो टेबल, वरना टेबल नहीं बनता, वरना ये हर एक अलग अलग होता। क्यों टेबल ये बन गया है? हमारी आसानी के लिए, क्योंकि इस एग्जाम्पल में हमारा एरिया और हमारी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो सबकी क्या है? सेम है। अगर सबका एरिया सेम ना होता तो हम ये कतन नहीं कर पाते। हमारे पास एडवांटेज ये है कि सबका एरिया और सबकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है। हमने इस वजह से इसको टेबल की फॉर्मेट में बना लिया है, वरना हम इसको टेबुलर फॉर्मेट में नहीं बना सकते थे। या अगर बना सकते टेबुलर फॉर्मेट में तो हम क्या करते हैं? एरिया का कॉलम यहाँ बढ़ा देते। जी बोले सर, जब जॉइंट सी पे वो 1 की फिट लग गया तो उसके लिए टेबल नहीं बनाया। भाईजान आपकी जॉइंट सी पे जब आपका ये जो 1 किप लगा है, ये उसी की तो फोर्सेस है ये सारी की सारी। ये देखिए स्मॉल एन किसकी फोर्सेस है? मेंबर ए बी। मेंबर ए बी में कितना है? 0.33 किप्स। ठीक है, मेंबर बी एफ कितना है आपका? 0.33 किप्स। ये देखो मेंबर बी एफ, ये रहा 0.33 किप्स। ये स्मॉल फोर्सेस सारी की सारी किसकी वजह से है? इस यूनिट लोड की वजह से आई है। जो ये स्मॉल एन है सारा, ये कैपिटल एन है आपका सारा, ये वाला ये कैपिटल एन है। लेंथ ऑलरेडी आपको ट्रस की ज्योमेट्री से मिल जाएगी। यहाँ से आप इसका पाइथागोरस थ्योरम से इसकी निकाल सकते हैं लेंथ। ठीक है, हर मेंबर की लेंथ आपके पास कहां से आएगी? ज्योमेट्री ऑफ ट्रस से आ जाएगी। तो आपने क्या करना है? बेसिकली आपने ये इक्वेशन अप्लाई करनी है। बेसिकली कौन सी इक्वेशन? समेशन ऑफ स्मॉल एन समेशन ऑफ इनटू एन कैपिटल एन इनटू एल अपॉन ए। ये वाली जो इक्वेशन है आपकी, ये एक्चुअली आपने अप्लाई करनी है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो अब आपके पास एरिया और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है। इन अदर वर्ड्स आप क्या कर सकते थे? आप इन सबको अलग अलग कैलकुलेट कर सकते थे। टेबल बनाने की जरूरत नहीं थी। आप सबको अलग अलग कैलकुलेट भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर एरिया और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है। तो हमने क्या किया? सारे मेंबर्स का ये टेबल बनाया और अपनी आसानी के लिए एक ही दफा सबको एड अप करके ए ई से डिवाइड किया। वरना क्या करते आप?
इसको अलग एई से करते, इसको अलग एई से करते, इसको अलग एरिया से करते और सबको फिर ऐड करते। आगे एग्जाम्पल में है डिफरेंट एरियाज हैं तो उनको डिफरेंट तरीके से डील किया गया, टेबल नहीं बनाया गया। ठीक है, बात समझ आ गई है सबको? ये बात सबको समझ आ गई है? यस सर। ओके, लेकिन आपने जो खास ख्याल रखना है ना वो यूनिट्स का रखना है। देखिए यहाँ पर ये जो फोर्स है आपकी, ठीक है, आपकी ये यूनिट यहाँ पर जो आ रहा है वो किप स्क्वायर फिट में आ रहा है, मतलब एन इसका किप है, इसका भी किप है, तो किप स्क्वायर फिट आ रहा है। तो आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको इसमें किसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको किप स्क्वायर इंच में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और ये इंच स्क्वायर में ऑलरेडी है, ये किप पर इंच स्क्वायर में ऑलरेडी है, तो आपकी डिफ्लेक्शन कितनी आई है, 0.204 इंच आई है। कितनी आई है, 0.204 इंच। और ये वैल्यू हमारी क्या है, पॉजिटिव है। हमारी ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मींस कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड हुई है। इट मींस के हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट हुई है एग्जैक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ लोड। ठीक है, ये एग्जैक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ लोड हुई है। यूनिट लोड जो हमारा वर्चुअल लोड है उसकी डायरेक्शन में एग्जैक्टली हुई है। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू ये इंडिकेशन कर रही है। अगर ये नेगेटिव होती फॉर एग्जांपल, इट मींस के ये फिर ट्रस क्या होता, इट मींस के ये ऊपर डिफ्लेक्ट होता। अगर नेगेटिव होती तो इस डायरेक्शन में होता। पॉजिटिव आई है, इट मींस कि ये एग्जैक्टली ये जो यूनिट लोड है हमारा वर्चुअल लोड जो है उसी की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ है हमारा ये जॉइंट जो है सी। ओके, ये बात सबको समझ आ गई है? सर जी। यस सर। सर जो नेक्स्ट डायग्राम है उसमें आप ए और डी पे दोनों पे 4 किप फोर्स लगा रहे हैं अपवर्ड। सर वो किस तरह लग रही है? अपवर्ड इसमें तो आपने फाइंड किया 0. नेक्स्ट डायग्राम में सर भाईजान ये वही डायग्राम है यार, ये वाली एक्चुअल हमारा ट्रस है उसकी हमने मेंबर फोर्सेस मालूम किए हैं यहाँ पे, और क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ सिंपली। जी सर। सर फिर ये 1 किप फुट की सर जो है, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, शुरू में ही मैंने आपको समझाया है कि देखिए मेरे बच्चे ये यूनिट लोड मेथड है। आपको जिस जगह पे डिफ्लेक्शन चाहिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सी कैलकुलेट करें। ठीक है, क्या क्वेश्चन कहता है ये देखिए यहाँ पे। अगर आप क्वेश्चन पहले आप क्वेश्चन पढ़े, क्या चाहिए आपको, पढ़े इसको, क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका मेथड वर्चुअल लोड का या यूनिट लोड मेथड का प्रोसेस क्या है, पहले रियल लोड को हटा के उस जॉइंट पे आप क्या करेंगे, 1 किप का एक वर्चुअल लोड, इमेजिनरी लोड आप अप्लाई करेंगे। उस इमेजिनरी लोड की वजह से मेंबर फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे। ये कर लिया आपने? ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, मेंबर फोर्सेस एक्चुअल लोड की वजह से, जो रियल लोड है 4 किप के आपके लग रहे हैं, उसकी वजह से आपने ये जो एक्चुअल लोड है आपका, ये एक्चुअल डायग्राम है, उसकी वजह से मेंबर फोर्सेस को आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, जब आपके पास ये आ गई तो आपने दोनों दफा करना है सर, 2 दफा करना है आपने। एक रियल फोर्सेस की वजह से मेंबर फोर्सेस, एक आपका इमेजिनरी लोड की वजह से मेंबर फोर्सेस। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, यस सर। फिर क्या करेंगे आप कि आपके पास ये फॉर्मूला है n इंटू स्मॉल n, क्या है, ये वाले स्मॉल n है आपके पास, आगे वर्चुअल लोड की मेंबर फोर्सेस है ये वाले, फिर आपके इंटू कैपिटल N, ये वाले कैपिटल N आपके पास आ गए। ठीक है, डिवाइडेड इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय AE, जहां पे ये तीनों डिफरेंट है तो उसने 3 कॉलम बना दिए हैं। ठीक है, अगर एरिया और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी डिफरेंट होते तो आप क्या करते, उनका भी अलग अलग कॉलम बनाते, लेकिन यहाँ पर वो एक ही है, तो हमने क्या किया है, समेशन के लिए सबको ऐड अप करके, या तो आप अलग 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 इनको डिवाइड करें या सबको ऐड करके डिवाइड करें। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि ये बात एक ही होनी है। ठीक है, या तो आप इस वैल्यू को अलहदा से ए और ई से ए से डिवाइड करें, इसको अलहदा करें, या आप क्या करें, सबको ऐड करके एक ही दफा करें, बात आपकी एक ही है। तो आपके पास डिफ्लेक्शन जो आई है वो क्या आई है, 0.204 इंच आई है। इट मींस कि ये वाली जो
पॉइंट है आपका इन दिस डायरेक्शन, ये यूनिट लोड या जो इमेजिनरी लोड है या वर्चुअल लोड है उसकी डायरेक्शन में डाउनवर्ड 0.204 इंचेस डिफ्लेक्ट हुआ है, नीचे गया है, ये डिस्प्लेस हुआ है अपनी पोजीशन से। ओके, ये बात समझ आ गई है? इस पोजीशन से ये नीचे गया है, डिस्प्लेस हुआ है ये जॉइंट, ये वाला, और इसी लोड की डायरेक्शन में। क्यों पता चला इसी लोड की डायरेक्शन में? क्योंकि वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई है, वैल्यू हमारी क्या आई है? पॉजिटिव। ओके, ये बात समझ आ रही है सबको? जी, आप जो सवाल पूछ रहे थे, क्या नाम है जो क्वेश्चन पूछ रहे थे? यस सर। बात समझ आई? जी जी सर। अब क्लियर है? यस सर। सर क्या वो इसका यस सर, वो पॉइंट ये था ना कि उसको लैदा, उसको वर्चुअल को लैदा करना है और जो रियल फोर्सेज है उनको बिल्कुल। लैदा करना है, दोनों को लैदा दो करना है। दफा आपने मेथड ऑफ जॉइंट से कैलकुलेट करनी है फोर्सेस, Yes, sir. ये है असल, समझ रहे हैं? Yes, sir. दो दफा। जी सर। Yes? ओके, ये बात समझ आ गई है? ठीक है। यस सर। अच्छा, अब देखें कि हमारे पास जो ये हमारा जो एग्जांपल था, ये एक टिपिकल एग्जांपल था, सिंपल। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ लोड की वजह से नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट आपकी टेम्परेचर की वजह से भी होती है। आपका जब स्टील का स्ट्रक्चर हो, स्टील स्ट्रक्चरल स्टील हो, तो आपकी जो डिफ्लेक्शंस हैं वो किसकी वजह से होती हैं? किसकी वजह से भी होती हैं? आपकी टेम्परेचर की वजह से भी होती हैं। किसकी वजह से होती हैं? आवाज आ रही है? टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर की वजह से। यस सर, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर की वजह से। तो टेम्परेचर की वजह से आपकी जो डिस्प्लेसमेंट आएगी, वो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होगा, आप क्या करेंगे? समेशन ऑफ, ये वर्चुअल फोर्स है, एन स्मॉल एन, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, डेल्टा डी जो टेम्परेचर है। अच्छा, अब देखें, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी यहाँ पे, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ये डेल्टा टी की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, वहां पे बताया गया होगा कि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है। अगर इंक्रीज हुआ है तो डेल्टा टी पॉजिटिव, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो डेल्टा टी नेगेटिव। आप ये इक्वेशन क्या करेंगे? यूज करेंगे किसके लिए? टेम्परेचर की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए। ओके, ये बात सबको क्लियर है? यस सर। ओके, जो सर जी अगर इंक्रीज होगा टेम्परेचर तो फिर डेल्टा टी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में होगी। जी, सही है। अगर डिक्रीज होगा तो नेगेटिव होगी। ठीक है? ठीक है। ओके, यहाँ ये देखिए लिखा हुआ है, realize that if any member undergoes an increase in temperature, delta T will be positive, whereas the decrease in temperature results in a negative value for delta T. Okay? ठीक है, बात समझ आ गई? ओके, अब हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। इसका एग्जाम्पल एक ये है कि एक ट्रस है, ये बिल्कुल सिंपल ट्रस है, आपको पता है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है मेथड ऑफ जॉइंट से। ठीक है, इसमें ये कहता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच मेंबर इज कितना है? ईच मेंबर का, हर मेंबर का 400 mm स्क्वायर, और उसकी मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी कितनी है? 200 गीगापास्कल है। डिटरमाइन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सी। जॉइंट सी की क्या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, क्या डिटरमाइन करनी है? जॉइंट सी की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल, तो आप क्या करेंगे? इसके ऊपर वर्टिकली 1 किलो न्यूटन का लोड लगाएंगे। ठीक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए। बहरहाल अभी हम आते हैं उसके ऊपर। इफ ए 4 किलोन्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू द ट्रस, ये 4 किलोन्यूटन अप्लाई जो हो रहा है ट्रस के ऊपर, इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इस जॉइंट की हमने मालूम करनी है। ये पहला पॉइंट है, इसका ए पॉइंट है। इसका बी पॉइंट क्या है? इफ नो लोड एक्ट्स ऑन द ट्रस, मतलब वो कहता है कि ये लोड है, आप इसको हटा दें। ठीक है, वो ये कहता है बी पॉइंट में कि आप क्या करें कि ये जो ट्रस है आपका, इसके ऊपर से ये लोड हटा दें। ठीक है, ये 4 किलोन्यूटन का जो लोड है इसके ऊपर हटा दें। फिर क्या करें कि आप कैलकुलेट करें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जॉइंट। आपका सॉरी, पहले हम टेम्परेचर वाले की बात कर लेते हैं। ये एग्जांपल थोड़ा दूसरा है, हम पहले टेम्परेचर वाली बात कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर आते हैं। सॉरी,
हम इस एग्जांपल के ऊपर अभी आते हैं, इसकी बात अभी हम करेंगे फैब्रिकेशन एरर्स की वजह से, लेकिन अभी हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। वेरी सॉरी। आप क्या करें, ये एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल कहता है कि डिटरमाइन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सी। ये देखिए ये जॉइंट सी है, ठीक है, आप बात सब आवाज आ रही है सबको? ये जॉइंट सी है, यस सर। इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी? ये इस तरह, मैं पूरा तो ट्रस ड्रॉ कर भी सकता हूं इसके ऊपर। ये डिस्प्लेस्ड इसका शेप होगा, ये इसका डिस्प्लेस्ड शेप होगा, ठीक है। ये यहां से ये अगर डिस्प्लेस होगा सी पॉइंट अगर हमारा, ठीक है, तो हमने क्या कैलकुलेट करना है? ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इसको हमने क्या करना है? कैलकुलेट करना है। अच्छा, जबकि क्यों हो रही है वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट? ड्यू टू रेडिएंट हीटिंग फ्रॉम द वॉल मेंबर ए डी। ये जो मेंबर ए डी है हमारा, सिर्फ एक मेंबर है ए डी, याद रखिएगा, सिर्फ एक मेंबर ए डी इज सब्जेक्टेड टू एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ डेल्टा टी। टेम्परेचर क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो 120 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। टेक अल्फा जो हमारा है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 0.6 एक्सपोनेंट -5 है। हमारे पास ई जो है हमारे पास 29 एक्सपोनेंट 3 के एसआई है। एरिया जो है वो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है हर मेंबर का, सबका 2 इंच स्क्वायर है। सिर्फ एसी मेंबर का हमारा एरिया जो है वो 1.5 इंच स्क्वायर है। ये बात सबको समझ आ गई है यहां तक? यस सर। ये बात सबको समझ आ गई है यस सर। कि हमने क्या हमने सी पॉइंट की जो डिफ्लेक्शन है वो कैलकुलेट करनी है। वो डिफ्लेक्शन क्यों हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? ये जो ए डी है मेंबर हमारा, ये जो हमारा मेंबर ए डी है वो हीट अप की वजह से, इसकी हीट अप, ये मेंबर हीट अप हो जाता है। कितना टेम्परेचर बढ़ जाता है इसका? 120 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। उसकी वजह से जो मेंबर सी है उसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी? देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, कि आपका एक मेंबर है स्ट्रक्चरल स्टील का, वो हीट अप हो गया है इतने टेम्परेचर से, तो ये जो पॉइंट सी है हमारा, ये कितना वर्टिकली डिस्प्लेस होगा, अपनी जगह से वर्टिकली कितना हिल जाएगा, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें क्रॉस सेक, ये बात अब समझ आ गई सबको? ये बात सबको समझ आ गई है? यस सर। ठीक है। यस सर। अब पहला स्टेप क्या है? आप वर्चुअल फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे। इमेजिनरी फोर्सेस किसकी वजह से? इस यूनिट लोड की वजह से, ठीक है। अब आप देखें, अब आपको याद हो, अगर जीरो फोर्स मेंबर्स आपको हमने कैलकुलेट किया था, इस जॉइंट पे अब कोई लोड नहीं है तो ये दोनों जीरो बन जाएंगे, ये हमें पता है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये है कैलकुलेट करने की जरूरत? ये कैलकुलेट करने की जरूरत है कि ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। रियल फोर्सेस तो हम हटा देंगे। जी समझ आ गया ये? सर दोबारा बताना ये बात। भाईजान मेरे बच्चे, आप देखें, आपने सारे रियल फोर्सेस को हटा दिया, ठीक है, आपने सब रियल फोर्सेस को हटा दिया। आपने यहाँ पे ये रिएक्शंस को कैलकुलेट किया, ये रिएक्शन, ये हिंज है, ये रोलर है, ये रिएक्शंस कैलकुलेट हो गए पहले इस यूनिट लोड की वजह से, ठीक है। फिर आपने क्या किया? इस यूनिट लोड की वजह से मेंबर फोर्सेस को कैलकुलेट किया। अब यहाँ पर कोई लोड नहीं है। आपको याद है हमारा जीरो फोर्स मेंबर्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये हमारा जो ज्वाइंट है जिसके ऊपर जो नॉन कॉन्करेंट हो और कोई लोड एक्ट ना कर रहा हो या कोई रिएक्शन ना हो, तो दोनों फोर्सेस, दोनों मेंबर्स हमारे क्या होंगे? जीरो फोर्स मेंबर होंगे। ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। ये आपको याद दिला रहा हूं कि आप मेथड ऑफ ज्वाइंट्स को जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको इस ज्वाइंट को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जीरो है। ये बाय द इंस्पेक्शन में पता चल रहा है, हमने सीखा है कि ये जीरो है, ठीक है। ओके, यस सर। यस सर। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा कि आप ये देखें कि आप रियल फोर्सेस की वजह से रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे और मेंबर फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप वर्चुअल लोड की वजह से वर्चुअल मेंबर फोर्सेस, रियल लोड की वजह से रियल मेंबर फोर्सेस आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या होगा? आप क्या करेंगे?
आप के पास ये फार्मूला मौजूद है। एक डिस्प्लेसमेंट होगी लोड की वजह से, एक डिस्प्लेसमेंट होगी किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। बात समझ आ रही है सबको? ये वाली बात मैं समझाना चाह रहा हूं, ये बात सबको समझ आ रही है? प्लीज, ये बात सबको समझ आ रही है? नो सर। मेरे बच्चों, एक डिस्प्लेसमेंट होगी किसकी वजह से, लोड की वजह से, हर मेंबर में, ठीक है? किसकी वजह से होगी? ये जो रियल लोड से 60 और 80 किप्स की वजह से हर मेंबर डिफ्लेक्ट होगा, हर मेंबर डिस्प्लेस होगा। होगा या नहीं होगा? होगा सर। और एक आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी हर मेंबर में किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से, ठीक है? किसकी वजह से होगी आपके अच्छा, एक आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी लोड की वजह से, एक आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी किसमें होगी, मेंबर ए डी में होगी। किसमें होगी? मेंबर ए डी में होगी, ठीक है? बात समझ आ रही है? किसकी वजह से होगी? मेंबर ए डी में होगी। अच्छा, ये बात समझ आ रही है कि ये मेंबर ए, ये देखिए मेरी बात सुने, आपका जो ये जो आपका ये जो मेंबर है, ये जो फार्मूला है हमारा, ये फार्मूला जो, लेट मी सी इट, ये फार्मूला जो है आपका n इंटू अल्फा इंटू डेल्टा एल इंटू डेल्टा टी इंटू एल, हमारा क्या होगा? ये हमारा ये जो फार्मूला है ये टेम्परेचर का, ठीक है? ये फार्मूला हमारा टेम्परेचर का यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर एड अप करेंगे। एक डिस्प्लेसमेंट होगी हमारी किसकी वजह से, मेंबर फोर्सेस की वजह से, एक हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी हमारी टेम्परेचर की वजह से। लेकिन ये जो टेम्परेचर है इसमें आपने ये जो स्मॉल n है जो, ये किसका यूज करना है एक्चुअली, ठीक है? ये एक सवाल है कि ये जो स्मॉल n है आपका, ये आपने किसका यूज करना है? ये जो स्मॉल n है आपका, ये आपका जो यूज होगा, आपका ये 0.6 एक्सपोनेंट -5, ये क्या है? आपका अल्फा है, ठीक है? ये आपका क्या है? अल्फा है यहाँ पे। अच्छा, इस फॉर्मूला में डेल्टा टी आपका कितना है? 120 आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे ये गिवन है। डेल्टा टी आपका ये कितना है? 120, ठीक है? अच्छा, आपका ये आपका स्मॉल एन यहाँ पर कितना आ गया? 1 आ गया। 1 कहां से आया? ये 1 आपका कहां से आया? ये 1 किप यहाँ पे आया। ये ए डी जो है आपका, ये क्या है? 1 किप है। क्या है? ये फोर्स इसकी 1 किप है। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर जो है वो ए डी में इंक्रीज हुआ है। किसमें इंक्रीज हुआ है? ए डी में इंक्रीज हुआ है। तो आपने यहाँ का इस फॉर्मूला में ये जो स्मॉल एन है, क्योंकि टेम्परेचर एक ही मेंबर में हुआ है तो हमने वही एक मेंबर यहाँ पे रखा है। अगर सब मेंबर्स में टेम्परेचर इंक्रीज होता तो हम सारे मेंबर्स में की वर्चुअल फोर्सेस को यहाँ पे रखते और एड अप करते। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक मेंबर है ए डी, तो उसका आपने यहाँ पे रखा है। ये सिंपल फॉर्मूला बाकियों के लिए है, ठीक है? 120 इंटू 8 इंटू 12। अच्छा, ये जो हमारा 8 है वो क्या है? हमारी लेंथ है इसकी, ए डी की 8 फीट है, जो कि आपने मल्टीप्लाई किया उसको 12 से इंचेस के लिए। तो आपके पास टोटल जो डिफ्लेक्शन आई वो कितनी आई? 0.658 इंच आई। ओके, इट मींस कि ये जो वर्टिकल ये जो जॉइंट सी है ये पॉजिटिवली, मतलब इस लोड की डायरेक्शन में 0.658 इंच, मतलब आधा इंच ये डिफ्लेक्ट हुआ है। ओके, ये बात सबको समझ आ गई है? यस सर। ये बात सबको समझ आ गई? सर जी ये जो टेम्परेचर है ये हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में ही लेना है या फिर डिग्री सेल्सियस में वगैरह में भी हो सकता है? फ़ारेनहाइट में है, ये फ़ारेनहाइट में है। अगर सेल्सियस में होगा तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे आप, ठीक है? वो आपका डिपेंड करता है कि आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना गिवन है आपको, वो किस में गिवन है। आपने यूनिट एक ही रखना है। अगर वो फ़ारेनहाइट में है, वो सेल्सियस में, तो आपने किसी एक को यूनिट को ठीक करना है, ठीक है? ठीक है। ये बात सबको समझ आ गई है?
ये बात सबको समझ आ गई है या मैं रिपीट करूं? यस सर। यस सर। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, फर्क कोई भी नहीं है। ये वाला तो सिंपली जब आप पहले कर रहे थे हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर टेबल क्यों नहीं बनाया? जी जी, यहाँ पर टेबल क्यों नहीं बनाया? सर क्योंकि ये डिफरेंट थे ना, एरिया हमारा डिफरेंट है यहाँ पे। इसका तो खैर सेम ही है, लेकिन फिर भी टेबल नहीं बनाया। इसका एरिया 1.5 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 1.5 है। देखिए अगर आप यहाँ पे ये 2 है, 2 है, 2 है, ये 1.5 है। बाकी हमने क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये 0 है, ये स्मॉल एन इसके जब कैपिटल एन से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। ये यहाँ पर 0, ये 80 है, तो ये स्मॉल एन इसके कैपिटल एन से जब मल्टीप्लाई होगा ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेंगे कितने? सिर्फ 3 पार्ट बचेंगे, इस मेंबर, ये मेंबर, ये मेंबर। ये 3 मेंबर की डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट की क्योंकि ये वैल्यूज हमारे पास गिवन है। और एक जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो किसकी वजह से होगी? टेम्परेचर की वजह से होगी, जो कि मेंबर AD में होगी। तो वो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, ओके, ठीक है, बात समझ आ गई है? यस सर। ओके सर जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है आवाज? अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? बाकियों को स्लो आ रही है सर, आवाज स्लो आ रही है? नो सर, स्लो आ रही है आवाज। अब आवाज आ रही है? अब आपको आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। स्लो में आ रही है आवाज। यस सर। कोई बात नहीं है, रुक कर आ रही है रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई बात नहीं ठीक है, रिकॉर्डिंग वीडियो। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई? यस सर आ गई। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। ठीक है, इस 15 मिनट के ब्रेक के बाद इंशाल्लाह, अभी टाइम कितना हुआ है हमारा? अभी हमारा टाइम हुआ है 11:46 हुआ है। हम एग्जैक्टली 12 बजे फिर लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक है, जब तक आप लोग रेस्ट करें इंशाल्लाह। अब एक और जो प्रॉब्लम है, जो फैब्रिकेशन एरर है, जब हम ट्रस बनाते हैं उस फैब्रिकेशन एरर की वजह से जो रिफ्लेक्शंस होंगी उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, 12 बजे इंशाल्लाह शुरू करेंगे, 12 बजे, 12 बजे। ठीक है, थैंक यू। थोड़ा अटेंडेंस ले लें। अटेंडेंस उस वक्त होगी आखिर में, नॉट नाउ। टूल्स, पहले टूल्स रख लेते हैं ताकि आसानी हो एनोनेट। तो ये जो टूल है वो ज़ूम बड़ा यूजफुल है, आई लाइक एंजॉय ऑल टाइम। अच्छा देखिए, हमने जो दो केसेस को डिस्कस किया कि डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू लोड्स एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू हमारे जो टेम्परेचर जो है उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट्स है। हमने उन दोनों की इक्वेशन को देखा। ये एक इक्वेशन थी कि ये जो टेम्परेचर की वजह से उस मेंबर में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उस मेंबर की जो डिस्प्लेसमेंट अलग से हमने वहां पे कैलकुलेट की। ओके, और किसकी वजह से? उस वर्चुअल फोर्स की वजह से। वो वर्चुअल फोर्स हमने यहाँ यूज की क्योंकि वो जो वर्चुअल फोर्स है एक्चुअली वही हमें गाइड करता है। वो हमारा एक टूल है, एक आप समझिए एक हमारा रेडार है जो हमें सिग्नल देता है स्ट्रक्चर को कि उसने किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होना है। हमने यहाँ पे ये यूनिट लोड है 1 किप का, यहाँ पर ये अप्लाई किया वर्टिकली। इट मींस इट इज सिग्नलिंग कि सारे के जो डिस्प्लेसमेंट्स है वो जॉइंट सी पे हमने ऐड अप करनी है। और इस 1 किप की वजह से जो मेंबर फोर्सेस जो हमारी जनरेट हुई हैं, हम रियल फोर्सेस की जो मेंबर फोर्सेस है, रियल लोड की जो मेंबर फोर्सेस है उनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड दैट फार्मूला वर्क्स लाइक दैट। और ये बहुत ही इजी फार्मूला है। और अगर आपका टेंपरेचर चेंजेस की वजह से फार्मूला जो हमने यूज किया वो ये फार्मूला है, दैट इज आल्सो वेरी इजी। उसी मेंबर की हमने जिस मेंबर में चेंज उसकी लेंथ 8 फीट, उसकी जो वर्चुअल फोर्स है वो हमने यूज की, एक्सपेंशन यूज किया। ठीक है, और लेंथ उसकी यूज की, उसकी टेंपरेचर राइज हमारा 120 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो हमारा हुआ। तो हमने सारी की सारी वो वैल्यूज हमने वहां पे रखी। सर जी आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? सर जी आवाज आ रही है, कट के आ रही है, समझ नहीं आ रही है। क्या करें अब इसका? आपकी आवाज बहुत ज्यादा तेज आ रही है। बहुत ज्यादा तेज आ रही है? हाँ जी, चल रही है। अच्छा अच्छा, अब क्या करें, चलें कुछ करते हैं। देखिए, अब आवाज आ रही है सबको मेरी? आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। आवाज आ रही है सबको? यस सर आ रही है। आवाज आ रही है तलहा? यस सर आ रही है। ओके,
अब सबको आवाज आ रही है? अल्ताफ, आर यू देयर? अल्ताफ, आर यू देयर? अल्ताफ आप वहाँ हैं? यस सर। जी अल्ताफ। सर सिग्नल की वजह से सर जी डिस्कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बाकी जो मौजूद है मेरे साथ, जिनकी इंटरनेट वर्किंग कर रही है, दे शुड रिस्पॉन्ड, वो रिस्पॉन्ड। यस सर। ओके, सो प्लीज अपने माइक्रोफोन्स को ऑफ कर दें। देखिए, एक आपका जो ट्रस में जो रेजिडुअल स्ट्रेसेस रह जाती है जब आप फैब्रिकेट करते हैं ट्रसेस को, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि उसकी जो कभी कभी आप लेंथ आपकी शॉर्ट हो जाती है, यानी जितनी लेंथ आपको रिक्वायर्ड थी उससे आपने कम लेंथ आपने फैब्रिकेट कर ली, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लेंथ रिक्वायर्ड थी 6 मीटर की, लेकिन आपने क्या किया कि समहाउ 5.9 मीटर या 5.94 मीटर आ गई, 600 mm या 300 mm या 200 mm की आपकी लेंथ आपकी शॉर्ट है। तो वो जो लेंथ आपकी शॉर्ट है, आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, उसको आप स्ट्रेस देके आप उसको जॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। लेंथ आपकी शॉर्ट होने की वजह से भी जो ट्रस के मेंबर्स हैं उनमें स्ट्रेसेस होंगी और वो डिस्प्लेस होंगे। उसको हम कहते हैं फैब्रिकेशन एरर, कि कभी हम लेंथ को बढ़ा देते हैं, कभी लेंथ को कम हम फैब्रिकेट कर लेते हैं, ये फैब्रिकेशन एरर्स होते हैं। और उसके अलावा हम कभी कभी जानबूझ के फैब्रिकेशन एरर देते हैं कैम्बर देने के लिए। कैम्बर समझते हैं? दिस इज द कैम्बर, ये कैम्बर है, ये ट्रस, एक ट्रस का मेंबर है, ये स्ट्रेट मेंबर है, हम उसको यूं उसको कैम्बर देना चाह रहे हैं, ठीक है, फॉर सेक ऑफ रजिस्टिंग, या हमारे बहुत सारे पर्पसेस होते हैं इसमें, जिस तरह हम हमारे प्रीकास्ट, हमारे जो मेंबर्स होते हैं, सॉरी प्रीकास्ट की बात करूं, प्री स्ट्रेस कंक्रीट होती है ब्रिजेस में, अगर आपने देखा हो तो बीम्स इस तरह होते हैं, थोड़ा उनमें ये कैम्बर होता है बीम्स में, वो इस वजह से कि अगर लोड लगे अगर वर्टिकली बीम के ऊपर तो वो पहले स्ट्रेट हो एंड देन वो फिर उसके बाद वो डिफ्लेक्ट हो। दिस इज द एक्चुअली फिनोमेना बिहाइंड दैट कैम्बर के लिए। ट्रसेस में भी हम कैम्बर देते हैं, ठीक है, कभी कभी आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभी स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो कैम्बर कभी कभी खुद भी आ जाता है ड्यू टू शॉर्ट ऑफ लेंथ के लिए, या लेंथ बड़ी हो या शॉर्ट ऑफ लेंथ हो, ठीक है। तो ये जो फैब्रिकेशन एरर है इसकी वजह से भी डिस्प्लेसमेंट होगी ट्रस मेंबर में, और ट्रस मेंबर्स मतलब ट्रस स्ट्रक्चर में, इसको भी हमने काउंट करना है। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका जो फॉर्मूला है उसके लिए भी देखिए आप, ये वर्चुअल मेंबर फोर्स और इनटू चेंज इनटू लेंथ। अब ये डेल्टा एल जो है आपके पास मौजूद होगा कि लेंथ कम है या ज्यादा है। अच्छा, लेंथ अगर आपकी देखिए यहाँ पे, अगर लेंथ आपकी इंक्रीज होगी फैब्रिकेशन एरर की वजह से, लेंथ अगर आपकी इंक्रीज हुई तो डेल्टा एल आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, डेल्टा एल पॉजिटिव होगा आपका। अगर डिक्रीज होगी तो डेल्टा एल आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, डेल्टा एल आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा जब चेंज इन लेंथ डिक्रीज होगी। ये बात सबको समझ आ गई? लाइक यहाँ पे डेल्टा टी के लिए हमने किया था, इसका फॉर्मूला सिंपली क्या है, समेशन ऑफ एन इनटू डेल्टा एल। जितने जितनी मेंबर्स में फैब्रिकेशन एरर होगा उतने मेंबर्स के लिए आपने ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है और वो एड अप करनी है, जिस तरह आपने टेम्परेचर की वजह से डिस्प्लेसमेंट आई थी उसको ऐड किया था। ये बात सबको समझ आ गई है? एनीवन देयर? कोई है वहां पे? मैं बात कर रहा हूँ। सही, ये दोबारा एक दफा बता दें। यस सर। देखिए आपका जो फैब्रिकेशन एरर है, ये दोबारा रिपीट कर दे जी, फैब्रिकेशन एरर जो है आपका, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि आप कभी लेंथ, फॉर एग्जांपल ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, देखिए ये एक जॉइंट है, एक जॉइंट आपका ये है, आपको लेंथ इसके लिए जो चाहिए थी इस जॉइंट से इस जॉइंट के लिए, आपकी लेंथ आपको जो चाहिए थी मेंबर वो 6 मीटर चाहिए थी, ठीक है। लेकिन आपसे गलती हुई, जो फैब्रिकेटर था या प्रोड्यूसर था जिसने फैक्ट्री में इसका मेंबर बनाना था ट्रस का, उसने क्या किया कि लेंथ जो है 5.97 मीटर बना दी, ठीक है। इट मींस के 0.3 मीटर उसने क्या किया, माइनस, उसने 0.3 मीटर कम लेंथ बनाई, तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी, माइनस 0.3 मीटर होगी, ठीक है। यस सर, ये ना कि एरर आ गया सर, ये एरर आ गया ना फैब्रिकेशन का, 0.3 जी 0.3 मीटर का, यस ठीक है। तो 0.3 मीटर का जब एरर आया, आप क्या करेंगे, मुश्किल ब मुश्किल करके उसको खींच खांच के
आपके पास इतनी लेंथ है, आपने क्या किया, इसको खींच के इस जॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया, लेकिन उसका फर्क तो पड़ेगा ना। क्या करेगा कि वो उस कम लेंथ होने की वजह से सर जी उसमें फिर से स्ट्रेस पैदा नहीं होगा? सर जी मैं यही कह रहा हूँ ना, स्ट्रेस पैदा होगी। सर जी वो तो आयरन, जी सर जी वो तो आयरन का होगा, उसको कैसे खींचेंगे साइड में? देखिए वो स्ट्रक्चरल स्टील होता है आपका, ठीक है, स्ट्रक्चरल स्टील होता है। जब 0.3 mm की आपकी शॉर्टेज, 0.3 मीटर की आपकी 300 mm की 200 mm की शॉर्टेज होगी ना, आप उसको किसी मशीन के थ्रू आप उसको, क्योंकि देखिए स्टील आपका क्या है, टेंशन में अच्छा है, ठीक है ना, आप उसका फ्लेक्सिबल मटेरियल है आपका स्ट्रक्चरल स्टील। ये कंक्रीट का ट्रस तो नहीं होता, आपको पता है, स्ट्रक्चरल स्टील का होता है। तो आप उसको क्या करेंगे, उसको लाइक टेंशन दे के उसको खींच के ज्वाइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब आपकी मजबूरी है, आपके पास एक पूरी असेंबली आ गई ट्रस्ट मेंबर्स की, अब आप क्या करेंगे, वो मेंबर बनने के लिए जाएगा, फिर आप उसको करेंगे, आप डिजाइनर को कहेंगे भाईजान ये डिजाइन रिवाइज करो, हमारे पास ये है। और सर जी जिस लोड पर ये डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन सर जी उस अगर टेंशन स्ट्रेस पैदा होगी तो वो फिर सर जी वीक नहीं होगा वो लोड के अगेंस्ट? बिल्कुल बिल्कुल, वो यही तो है कि हम उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे, डिफ्लेक्शन चेक करेंगे कि इस एरर की वजह से डिफ्लेक्शन हमारी विद इन लिमिट्स आ रही है या बढ़ रही है, फिर डिजाइनर उसको रिवाइज करेगा। अगर वो विद इन लिमिट्स आ रही है तो ओके, हम यूज कर देंगे उसको, समझ रहे हैं? इस चीज को फाइंड करने के लिए सर जी अमेरिकन जी ये फैब्रिकेशन एरर्स को, अगर फैब्रिकेशन एरर होता है, अगर फैब्रिकेशन एरर नहीं होता तब भी डिस्प्लेसमेंट होनी है। किसकी वजह से होनी है? लोड्स की वजह से होनी है। पहला केस हमारा था डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, दूसरा केस हमारा था डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर, तीसरा केस हमारा है डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू फैब्रिकेशन एरर। कभी कभी ये एरर हम खुद देते हैं, मैंने अभी बताया ना, ये कैम्बर देने के लिए, ये वाला देखें, ये वाली मैंने ड्रॉ की है, ये कैम्बर देने के लिए हम देते हैं कि ये जब हम उसको जाहिर सी बात है टाइट करके जब हम कनेक्ट करेंगे तो खुद ही कंप्रेशन इंड्यूस करके कैम्बर बना देगा। कभी कभी हम कैम्बर देते हैं खुद से, कैम्बर देने के लिए भी उसकी लेंथ को शॉर्ट करते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। जी यस सर। ओके, तो ये जो फैब्रिकेशन एरर की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट्स आई हैं उनको हमने कैलकुलेट करना है। उसका फार्मूला ये है समेशन ऑफ एन इनटू डेल्टा एल। तो ये जो एन है ये वर्चुअल मेंबर फोर्स है, ठीक है। अभी हम इसका एक एग्जांपल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ओके, लेट्स डू एन एग्जांपल। एक एग्जांपल है ये हमारा, ये एक ट्रस है, ठीक है। उस ट्रस में हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट करनी है। पहला केस तो बड़ा सिंपल है, 4 किलोन्यूटन लोड की वजह से जो हमारी जो सी है जॉइंट, उसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये जो हमारी जो सी पॉइंट है, इस पॉइंट की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। ये तो सिंपल केस है जो अभी हमने किया, हमें पता है। ए पॉइंट हमारा सिंपल है। बी पॉइंट वो ये कहता है कि कोई भी लोड नहीं है, लेकिन ये जो मेंबर ए बी है, ये वाला मेंबर देखिए, ये वाला जो मेंबर ए बी है, ये कितना mm शॉर्ट है? 5 mm शॉर्ट है, ठीक है। उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आएगी सी पॉइंट पे वो कितनी आएगी, वो हमने कैलकुलेट करनी। एक हमारी सी पे डिस्प्लेसमेंट, पहला केस लोड की वजह से, दूसरा केस कोई लोड नहीं है लेकिन ये जो ए बी मेंबर है ये 5 mm शॉर्ट है, उसकी वजह से सी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी। ओके, ये हमारा प्रॉब्लम है। बात समझ आ गई है सबको? हेलो, बात समझ आई ये वाली? यस सर। अच्छा, अब एक पोर्शन जो है हमारा, उसमें हमारा क्या तरीकाकार है, हम क्या करेंगे, क्या मेथड है हमारा, हमने वर्चुअल लोड अप्लाई कर दिया रियल लोड को हटा के, और वर्टिकली अप्लाई क्यों किया, हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चाहिए इस पॉइंट की। तो हमारे पास मेंबर फोर्सेस आ गई, ये माइनस, ये कंप्रेशन में, ये कंप्रेशन टेंशन, ठीक है। वर्चुअल फोर्सेस हमारी जो है वो कितनी आई है, वर्चुअल फोर्सेस हमारी ये आ गई हैं, ओके। उसकी फ्री बॉडी डायग्राम उसने बना दी है। अच्छा, फिर क्या होगा, हम रियल फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू 4 किलो न्यूटन। रियल लोड की वजह से जो हमारी मेंबर फोर्सेस आई हैं वो ये आई हैं। हमारा जो एरिया है वो सबके लिए सेम है, 400 mm स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सेम है। तो हमने टेबल ड्रॉ कर लिया और हमारे पास ये फोर्सेस हमारी तीनों की N इंटू एल
ये तीनों की हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। और हमारा जो हमारी डिफ्लेक्शन है वो कितनी आई है, 0.13 मिलीमीटर आई है। पार्ट बी में जो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट आएगी, वो पार्ट बी में क्या डिस्प्लेसमेंट आएगी हमारी, कि हमारा जो मेंबर ए बी है, ठीक है, हमारा जो मेंबर ए बी है उसमें चेंज इन लेंथ कितनी आई है, 0.005 मीटर। 5 mm मींस 0.005 और माइनस क्यों है, क्योंकि लेंथ हमारी शॉर्ट हुई है, तो -0.005 mm हमने रखी। उसके बाद हमारे पास जो ये डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या किया, n, ये n किसकी है, ये n ड्यू टू वर्चुअल लोड 0. ये मेंबर ए बी की 0.667 की है, ठीक है, बहुत ही आसान है। 0.667 की वजह से आपने जब उसको 0.005 से किया, लेट मी 0.005 से जब आपने उसको मल्टीप्लाई किया तो ये 0.003 mm आ गई। और ये जो 3.33 mm माइनस में आई है, आप देखें -3.33 mm जो आई है हमारी, तो वो नेगेटिव आई है, ठीक है। अगर आप देखें, अगर आप जी मौलवी साहब, जी आवाज आ रही है सबको? कैसे हो? हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस सर, यस सर। जी यस सर, आ रही है आवाज। देखिए कि ये हमारी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो आई है, फॉर्मूला बड़ा आसान है। ये जो n है, जो वर्चुअल फोर्स है, आपने वो उसी मेंबर की, जो मेंबर शॉर्ट हुआ है उसी मेंबर की आपने वर्चुअल फोर्स रखनी है, ठीक है। उसी मेंबर की आपने वर्चुअल फोर्स कितनी है, 0.667 किलो न्यूटन है, जो कि कहाँ से आई हमारे पास, जो कि इस, अगर हमने कैलकुलेट की है ये वाली फिगर, यहाँ पे देखिए, यहाँ से आई है हमारे पास। ये जो हमारी मेंबर फोर्स है 0.667 AB की आई है, ये वाली फोर्स हमने यहाँ पे पुटअप की है। और जो डिफ्लेक्शन आई है -3.33 mm अपवर्ड, ये जो माइनस आई है, इट मींस के लोड की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, लोड की डायरेक्शन के अपोजिट में जो है वो हमारी आई है -3.33 mm आई है। और इसकी जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आई है, अगर हम 4 किलोन्यूटन लोड और फैब्रिकेशन एरर दोनों लगाएं तो 0.133 हमारी आई है उसकी, जो लोड की वजह से डिफ्लेक्शन आई है, और 3.33 हमारी जो डिफ्लेक्शन आई है वो किसकी वजह से आई है, फैब्रिकेशन एरर की वजह से आई है। टोटल हमारी नेट हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो -3.2 mm अपवर्ड आई है। आप देखें कि फैब्रिकेशन एरर की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आई है वो कितनी आई है एज कंपेयर टू हमारी जो लोड की वजह से डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा आई है। जो फैब्रिकेशन एरर की 3.33 mm मींस एटलीस्ट 3 टाइम्स जो है ना, बल्कि हमारी जो है वो बल्कि 10 टाइम्स आई वुड से, बल्कि 10 नॉट, अगर आप इसका देखें 0.133 और 3.33 में बहुत फर्क है, ठीक है। कितनी हमारी ज्यादा जो है ना वो जो डिफ्लेक्शन है वो आई है फैब्रिकेशन एरर की वजह से, ठीक है। और वो माइनस देखिए डिफ्लेक्शन आई है, इट मींस कि ये जो डिफ्लेक्शन है वो अपोजिट टू हमारे यूनिट लोड आई है। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है सबको? यस सर, आवाज आ रही है सबको? आ रही है। यस सर जी, ये बात सबको समझ आ गई? यहाँ पे फैब्रिकेशन एरर कैलकुलेट करना बहुत आसान है। सिर्फ आपको क्या करना है, लोड अप्लाई करना है और उस मेंबर की वर्चुअल फोर्स को मल्टीप्लाई करना है जितनी आपकी चेंज इन लेंथ है। सिंपल इज दैट, कोई मसला नहीं है। जिस तरह आपने टेम्परेचर के लिए कैलकुलेट किया था, जिस मेंबर में आपकी टेम्परेचर चेंजेस आई थी, आपने उसी मेंबर की वर्चुअल फोर्स से उसको मल्टीप्लाई कर दिया था, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और चेंज इन टेम्परेचर और लेंथ को। यहाँ पर भी चेंज इन लेंथ से सिर्फ जो आपकी वर्चुअल मेंबर फोर्स है उसको मल्टीप्लाई करना है, एंड दैट्स ऑल, और आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। समझ आ गई है सबको? यस सर। सर रिपीट करना है दोबारा। देखिए, आपको फैब्रिकेशन एरर की वजह से डिस्प्लेसमेंट जो आपने कैलकुलेट करनी है या डिफ्लेक्शन जो कैलकुलेट करनी है वो सिंपल है, n इंटू डेल्टा एल। उसकी यूनिट लोड की वजह से जो हमारे पास वर्चुअल लोड की वजह से जो मेंबर फोर्स n है, जो कि यहाँ पर 0.667 है, कहाँ से आई वो देखिए, यहाँ पर हमने कैलकुलेट की है 0.667, ठीक है। वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे चेंज इन लेंथ से। चेंज इन लेंथ हमारे पास कितनी है, 0.005 आई है, माइनस में क्यों है, क्योंकि ये शॉर्ट हुई है,
इस वजह से। तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू -3.33 mm आई। अब ये माइनस से क्या मुराद है कि ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, लोड डाउनवर्ड लग रहा है लेकिन डिफ्लेक्शन हमारी अपवर्ड हो रही है। क्यों हो रही है, कैसे पता चल रहा है डिफ्लेक्शन अपवर्ड है? इस माइनस साइन की वजह से। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई है? यस सर। सबको? जी सर। ओके, देखिए ये बाकी जो एग्जांपल्स हैं ये मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए रखे हैं। ये एक और बुक है, उसमें से मैंने ये एग्जांपल लिए हैं। इसमें फर्क ये है कि जो इक्वेशन है ना उसमें सिर्फ सिंबल्स में फर्क है। यहाँ पर स्मॉल एन और कैपिटल एन यूज हुए हैं, इस इक्वेशन में उसने थोड़े सिंबल्स डिफरेंट यूज किए हैं, बाकी सब कुछ सेम है। आप ये देखें, ये एक ट्रस है, मैं ये डायरेक्टली कह रहा हूँ, ये एक ट्रस है जिसका जो एरिया हर मेंबर का 1500 mm स्क्वायर है और ई जो है वो 205 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये सारे के सारे जो फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं, आपने क्या करना है, डिफ्लेक्शन एट जॉइंट डी, रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन। रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन से मुराद वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन दोनों कैलकुलेट करेंगे आप, और उसका हाइपोटेन्यूस लेंगे दोनों का। वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा किस तरह हो रहा है। पहले इन एग्जांपल्स में अच्छी बात यह है कि रिएक्शंस, मेंबर फोर्सेस जो जॉइंट हैं आपके, उसने हर एक जॉइंट को पिकअप किया हुआ है, सारों को कैलकुलेट किया हुआ है ड्यू टू आपका जो वर्चुअल लोड है, ड्यू टू रियल लोड है, दोनों में उसने किया हुआ है। पहले उसने क्या किया है, डी की वर्टिकल डिफ्लेक्शन यहाँ पे कैलकुलेट की है, 1 यहाँ पर अप्लाई किया है, और उसकी वजह से जो आपकी मेंबर फोर्सेस यहाँ पर ये आ गई हैं। ठीक है, मेंबर फोर्सेस आ गई हैं आपकी यहाँ पे, तो उसने क्या किया, ये टेबल बना लिया। यहाँ पर ये देखें कि उसने क्या किया है कि जो आपकी ये जो स्मॉल एन को उसने यहाँ पे म्यू से लिख दिया है बस, और कोई फर्क नहीं है। ये जो आपके जो रियल मेंबर फोर्सेस हैं जो लोड की वजह से, उसको उसने पी लिखा है, कैपिटल एन को वो पी कह रहा है, स्मॉल एन को वो म्यू कह रहा है, बाकी कोई फर्क नहीं है। ठीक है, जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन आपके पास आई है वो आई है 19.13 mm। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के लिए उसने क्या किया है, उसने हॉरिजॉन्टल यूनिट लोड अप्लाई किया है, उसकी वजह से आपके पास मेंबर फोर्सेस जो आई हैं वो ये आई हैं। उसकी वजह से जो आपके पास डिफ्लेक्शन आई है वो -3.46 mm आई है। यहाँ पर ये देखिए, माइनस से मुराद राइटवर्ड लोड लग रहा था, लेकिन डिफ्लेक्शन लेफ्टवर्ड हुई है। इसका मकसद ये है कि अपोजिट टू दैट, यहाँ पे देखिए उसने लेफ्ट का एरो भी बना दिया है। ठीक है, अब उसने क्या किया, एक डिफ्लेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड हुई है, वो हुई है 19.13 mm। एक डिफ्लेक्शन आपकी हॉरिजॉन्टली हुई है, वो कितनी हुई है, 3.46 mm। अब ये इसका रिजल्टेंट उसने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है, वो ये रिजल्टेंट है, ये पाइथागोरस थ्योरम से उसने निकाला है। ठीक है, वो 19.4 mm है। आप अगर इसका एंगल निकालेंगे, इसका एंगल अगर आप ये वाला निकालेंगे tan थीटा से, तो ये 10.3 डिग्रीज आएगा। ओके, ये बात सबको क्लियर है? अगर क्लियर ना हो तो आस्क मी, अदरवाइज मैं आपको रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह। ये बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। इससे अलावा एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके लिए रखी है। सर जी काफी है जी सर जी, काफी हो गया। सर जी इसके बाद नेक्स्ट क्लास भी है हमारी। मैं यही कह रहा हूँ कि सर जी आज 4 क्लासेस हैं। मैं बस 10 मिनट मुझे दे दें, मैं सिर्फ ये एग्जांपल्स में करवाऊंगा नहीं नेक्स्ट लेक्चर में, ये आपने खुद करनी है, सिर्फ आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ये एग्जांपल्स आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। ठीक है, देखिए ये ट्रस है आपका, आपने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट जॉइंट एफ मालूम करनी है और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट जॉइंट बी मालूम करनी है। बी पे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, एफ पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन। इसको आप एक दफा देख लें कि जब आपने वर्टिकल डिफ्लेक्शन आपने जो, अच्छा इसमें एक और बात है कि ये जो मेंबर बीई है ये कहता है कि शॉर्ट है, इज टू शॉर्ट बाय 3 mm। ये मेंबर बीई, देखें ये मेंबर बीई जो है ये आपका टू शॉर्ट है किससे, 3 mm से, तो उसकी वजह से भी डिफ्लेक्शंस आएंगी। तो उसने वो देखें यहाँ की वजह से -0.3 mm रखा है, और यहाँ पे जो डेल्टा एल है वो सिर्फ इस मेंबर का है, तो उसने इसकी डिफ्लेक्शन भी यहाँ पे रखी है, वो +1.41 रखी है उसने यहाँ पे हर एक का एरिया जो है वो यहाँ पे डिफरेंट एरिया है, तो डिफरेंट एरिया से डिवाइड किया, उसने पूरा टेबल बना दिया है। तो आपकी डिफ्लेक्शन जो आई है वो 10.3 mm आई है,
और उसके बाद आपकी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के लिए उसने 1 यूनिट लोड यहाँ पे लगाया है। तो जी ये एक और एग्जांपल है, आप लोगों को याद होगा इस एग्जांपल में, ये ऐसा एग्जांपल हमने जीरो फोर्स मेंबर के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने निकाला था और आपको होमवर्क भी दिया था अगर याद हो। तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये एग्जांपल की जो खूबी है वो ये है कि आप देखें ये सारे के सारे जीरो फोर्स मेंबर्स हैं, हमें पता है ये सारे के सारे जीरो फोर्स मेंबर्स हैं, ठीक है। इसमें भी आपने क्या करना है, इसमें आपने हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन जॉइंट डी की मालूम करनी है। क्या करना है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन जॉइंट डी की मालूम करनी है इस एग्जांपल में। वो जॉइंट डी की हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। तो उसमें भी आपने क्या करना है, एक्चुअली उस पर यूनिट लोड लगाना है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के लिए। देखिए यहाँ पे उसने फोर्सेस को कैलकुलेट किया, ये सारे के सारे जीरो फोर्स मेंबर्स हैं, ठीक है। और वो जो टेबल के बाद आपके पास वो डिफ्लेक्शन कितनी 2.73 mm आई है। तो दिस वाज टुडेज लेक्चर, ठीक है। तो आप सब लोगों ने जो है वो सारे के सारे ये एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने, ठीक है। और आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो लेट मी आंसर दोस क्वेश्चंस। आई विल बी